हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और एक बार फिर से मैं आपके लिए मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लेकर आ गई हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख के आप पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है यूनिट 2 का। चूंकि ये पार्ट 2 है तो यूनिट 2 कवर कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है। तो मल्टीमीडिया को आपको बताना पड़ेगा कि मल्टीमीडिया सिस्टम में बेसिकली क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मल्टीमीडिया सिस्टम जो है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव सिस्टम होता है जिससे यूज़र इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है? यूज़र एक्सपीरियंस बनाने के लिए वो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया के अंदर इंक्लूड करता है, इंटीग्रेट करता है। और मल्टीमीडिया सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसमें आपकी ये सभी चीज़ें मिली होती हैं। तो इस आर्किटेक्चर कैसा होगा? तो आपको हमेशा जब भी मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर को अगर पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे लेयर वाइज। जैसे कि आपको अभी लेयर्स में बताती हूँ आगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या बताना है, इसके अंदर मल्टीमीडिया सिस्टम के आर्किटेक्चर को आप बना लेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि ये मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर जो आपका आर्किटेक्चर है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स होंगे आपके, जैसे कि आप मल्टीमीडिया सिस्टम को बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करेंगे। इनपुट डिवाइसेस यूज़ करेंगे, जैसे कि आप इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मॉनिटर यूज़ करते हैं, सॉरी माउस यूज़ करते हैं। मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन्स हो गए, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सभी इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगी जो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ होंगी। इसके बाद आप यूज़ करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। जो भी मल्टीमीडिया डेटा होगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर में आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ अब आपने डेटा को इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ कर ली, डेटा को आउटपुट कराने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ कर ली। अब डेटा को बीच में आपको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए आप स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। तो ये भी आपका कंपोनेंट हो जाएगा मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर का। तो स्टोरेज डिवाइसेस में जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी जो आपकी मेमोरी कार्ड्स, डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर में आपको लेयर्स को भी बताना है। तो सबसे पहला लेयर हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन लेयर। ऊपर से हम बताएंगे, जैसे आपने इस तरह देखा, एप्लीकेशन लेयर सबसे पहला लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि मल्टीमीडिया में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होंगी। जैसे कि आपके मल्टीमीडिया प्लेयर हो गया, जैसे वीडियो प्लेयर आप चला रहे हैं, वीडियो एडिटर हो गया, ग्राफिक्स एडिटर हो गया, ये सारी आपके एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो आ जाएगा आपका, नेक्स्ट लेयर हो जाएगा आपका मिडिलवेयर लेयर। तो सेकेंड लेयर, ऊपर से सेकेंड लेयर जो है, फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, सेकेंड लेयर हो जाएगा मिडिलवेयर लेयर जो कि आपके जो हार्डवेयर होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ये मिडिलवेयर लेयर के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे। तो मिडिलवेयर लेयर में आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके हार्डवेयर डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स। जो भी डिवाइसेस आपने इंक्लूड करी, सपोज आपने पीडी पेन ड्राइव आपने इंक्लूड करा तो उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर हो गया, प्रिंटर इंक्लूड करा उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर हो गया। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, मिडिलवेयर लेयर के अंदर आएंगे। या फिर जो भी आपके हार्डवेयर से को अगर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कराना है उसके लिए आपका मिडिलवेयर लेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं थर्ड लेयर पे, और थर्ड लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो जानते हैं, जैसे कि आपके पास विंडोज़, अगर लैपटॉप है तो आपके पास विंडोज़ होगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम मैक, अगर आप मैकबुक यूज़ करते होंगे तो मैक ओएस होगा उसमें, लिनक्स हो सकता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स में आप डिफाइन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर में वो सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं जो मल्टीमीडिया सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर होता है, तो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट लेयर हो जाएगा आपका हार्डवेयर लेयर। ठीक है, हार्डवेयर लेयर जो है वो बॉटम लेयर है, और हार्डवेयर लेयर में इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी आपकी हार्डवेयर लेवल पे जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं मल्टीमीडिया में, वो सारे हार्डवेयर लेयर के अंदर हो जाएंगे। तो आपने क्या समझा कि आपकी 4 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आप ऊपर के एप्लीकेशंस, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप वीएलसी यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अदर मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि हार्डवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कराने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर, वो सेकेंड लेयर में आ जाएगा। फिर आपका थर्ड लेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर आ जाएगा, और लास्ट आपका हार्डवेयर लेयर, जिसमें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में मल्टीमीडिया के डेटाबेस, प्रॉक्सी सर्वर और क्लाइंट सभी इंक्लूड होते हैं। तो आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम की, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं तो ये आपका किसी नेटवर्क पे होगा, कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट सर्वर यूज होंगे उसमें। तो नेटवर्क पे आपका क्या होता है, एक तरफ तो होता है क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड होता है जहाँ पे आपका क्लाइंट जहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, और एक होगा सर्वर साइड जहाँ पे आपका सर्वर होगा जो कि रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका सिनारियो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम में सबसे पहले तो आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा वो कहीं ना कहीं से सर्वर पे स्टोर होगा। इसके लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉक्सी सर्वर होगा, यानी ये जो सर्वर है उसको हम कह रहे हैं प्रॉक्सी सर्वर या इंफॉर्मेशन सर्वर होगा, और यहाँ पे आपका होगा क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये सभी नेटवर्क पर मल्टीमीडिया कंटेंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मल्टीमीडिया कंटेंट को नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा उस कंटेंट के लिए, सर्वर उसको एज अ रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जो कि डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, तो मल्टीमीडिया सिस्टम जो है मल्टी यूज़र सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो आपके काम कर सकते हैं। उन मल्टीमीडिया सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया सिस्टम अगर है तो उस एक सिस्टम पे आप सारी चीज़ें, ऑडियो वीडियो सब चीज़ें आप एक सिस्टम पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जा रहा है तो कई सारे क्लाइंट्स होंगे, एक क्लाइंट नहीं होगा, बहुत सारे कंप्यूटर से आप सर्वर पे, एक पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपके मल्टी यूज़र सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम सपोर्ट करता है, यानी मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर से कंटेंट के लिए, और सर्वर उनको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़र्स को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पे सपोर्ट कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस मल्टीमीडिया सिस्टम में आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, कंटेनर ऑब्जेक्ट स्टोर, इमेजेस वीडियो स्टोर, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप जान सकते हैं कि क्या क्या आप नेटवर्क पे रखेंगे। ठीक है, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम को हम नेटवर्क पे रख रहे हैं, यानी यहाँ पे डेटाबेस होगा जो कि आपका एक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं होगा। वो डेटाबेस हर एक कंप्यूटर पे आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं, यानी आप डेटाबेस को डिफरेंट साइट्स पे स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं उस डेटाबेस को। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी नेटवर्क में अगर आपका डेटाबेस है, नेटवर्क में है, यानी आप अलग अलग सिस्टम पे आप उसको स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कहलाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे लोकेटेड होता है, और वो आपका फिजिकल कंपोनेंट्स को शेयर नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपका पर्टिकुलर डेटाबेस जो है वो आपका डिफरेंट यूजर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करेंगे उस डेटाबेस को, तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम।
ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम था, तो मल्टीमीडिया सिस्टम यानी वहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, तो आपका डेटाबेस जो है वो आपका पर्टिकुलर किसी सिस्टम से हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, वो हर एक सिस्टम पे आपने उसको एक्सेस कर लिया ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके आपके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के टाइप्स होते हैं, जैसे होमोजीनियस डेटाबेस। होमोजीनियस डेटाबेस यानी जितने भी डिफरेंट साइट्स होंगे उस पे आपका सेम डेटाबेस स्टोर है अगर, तो वो आपका होमोजीनियस डेटाबेस कहलाएगा। और अगर अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग डेटाबेस स्टोर है तो उसको हेट्रोजीनियस डेटाबेस कहेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें दो तरीके के डेटाबेस स्टोर किए जाते हैं। अगर सेम टाइप का डेटाबेस हर एक साइट पे आपका स्टोर है तो वो होमोजीनियस डेटाबेस कहलाएगा, और अगर हर एक साइट पे डिफरेंट टाइप के डेटाबेस स्टोर हैं तो आपका वो हेट्रोजीनियस डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी थर्ड लिख गया है, तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टीमीडिया, यानी सिंक्रोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, और इसके लेयर्स भी आपको बताने हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, कि मल्टीमीडिया के अंदर सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि टेम्पोरल रिलेशन बिटवीन मीडिया ऑब्जेक्ट्स इन द मल्टीमीडिया सिस्टम, यानी जो भी मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन आपका इसको बताएगा कि ये आपका टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करने में। तो कॉमन एग्जांपल अगर लें तो आपका क्या हो जाएगा कि टेलीविज़न का आपका यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन विजुअल एंड ऑकस्टिक इंफॉर्मेशन इन टेलीविज़न। तो जैसे आपका कभी कभी क्या होता है, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि टीवी अगर आप देख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका नेट जैसे अगर मान लीजिए बहुत मौसम ख़राब होता है तो क्या होता है, कभी वीडियो पहले आ जाती है, कभी जो ऑडियो है वो बाद में आती है। तो वीडियो पहले आ गई और ऑडियो बाद में आ गया, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। उसी सिंक्रोनाइजेशन को बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि मल्टीमीडिया के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी जब वीडियो आ रही है उसी समय ऑडियो भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लेयर्स बताए गए हैं। तो बेसिकली 4 लेयर्स हैं आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए मल्टीमीडिया के अंदर। सबसे पहला लेयर है मीडिया लेयर, दूसरा है स्ट्रीम लेयर, तीसरा है ऑब्जेक्ट लेयर, और चौथा है स्पेसिफिकेशन लेयर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हर एक लेयर जो है आपका सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को बताता है, जो कि आपका यहाँ पे इन सभी लेयर्स के बीच में इंटरफेसिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है मीडिया लेयर। तो मीडिया लेयर पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है वो आपका सिंगल कॉन्टिन्यूअस मीडिया स्ट्रीम में आपकी ऑपरेट होती है, और इसको हम सीक्वेंस में मीडिया को चलाते हैं। ठीक है, तो मीडिया लेयर में क्या होता है कि जो आपकी मीडिया है उसको सीक्वेंशली हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लेयर में क्या होता है, स्ट्रीम लेयर ऑपरेट्स कॉन्टिन्यूअस मीडिया सिस्टम एज वेल एज ग्रुप ऑफ मीडिया स्ट्रीम। ठीक है, यानी ये आपका कॉन्टिन्यूअसली वाला भी आपका डील करता है स्ट्रीम लेयर, साथ ही ग्रुप ऑफ मीडिया स्ट्रीम को भी जो है डील करता है। तो ग्रुप में क्या होता है कि सारी स्ट्रीम को हम पैरेलली प्रेजेंट करते हैं, यानी एक स्ट्रीम यहाँ चल रही है, एक स्ट्रीम पैरेलल में चल रही है, तो कई सारी स्ट्रीम हम पैरेलल में चला रहे हैं, तो ये स्ट्रीम लेयर के अंदर होगा। मीडिया लेयर है तो सिंपली आपने एक वीडियो चलाई, वो सीक्वेंशली चली जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम लेयर में क्या होगा, पैरेलली आप कई सारी मीडिया लेयर को चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लेयर। ऑब्जेक्ट लेयर में ऑब्जेक्ट लेयर जो है वो आपकी सभी टाइप की मीडिया को ऑपरेट करती है। ठीक है, चाहे वो डिस्क्रीट हो यानी पैरेलल वाली हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों को ये सब जो सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेयर। स्पेसिफिकेशन लेयर में क्या होता है, ये आपका ओपन लेयर होती है। यहाँ पे आपकी कोई भी एक्सप्लिसिट इंटरफेस नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, टूल्स होती हैं। ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो 4 लेयर आपने देखी, पहला मीडिया लेयर, यानी उसमें लेयर आपकी सीक्वेंशली डेटा चल रहा है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा। फिर आपने देखा कि स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम है तो पैरेलली कई सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर आपने देखा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में दोनों तरह के सपोर्ट कर रहा है।
और स्पेसिफिकेशन में क्या है कि आपने क्या कर दिया, कुछ टूल्स एप्लीकेशंस को यूज़ करके आपने सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट किया। ठीक है, तो ये चारों आप बता लेंगे। फिफ्थ जो आपका है क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन मल्टीमीडिया। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को बताना है। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब क्या कि आपका ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर पाएँ, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं मल्टीमीडिया के लिए, तो वो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं, ऑपरेशंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स आप QoS के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर मान मान लीजिए QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन कर रहे हैं, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी मीडिया आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, वो आपका पर्टिकुलर वे में जाए, वो आपका डिले ना हो, सम टाइम पे उसको पहुंचाना है आपको सेंडर टू रिसीवर तक। ये सारी बातें आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे पैकेट लॉस। ठीक है, पैकेट लॉस कब होता है, जब आपका अगर नेटवर्क कनेक्शन जो है वो कंजेस्टेड है, या फिर आपका किसी तरह से पैकेट बीच में लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पैकेट लॉस हो गया। फिर जिटर, जिटर जो है वो आपका ट्रैफिक कंजेशन का ही रिजल्ट है, कि मतलब अगर रूट आपका चेंज हो गया, पैकेट का रूट चेंज हो गया, जैसे पैकेट जा रहा था सेंडर टू रिसीवर, वो आपका रूट ही चेंज हो गया, तो वहाँ पे जिटर अकर हो जाएगा। यानी ये डिले एक टाइप का। लेटेंसी, लेटेंसी मतलब कि आपका कितना टाइम लगा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने में, ये लेटेंसी बताती है। बैंडविड्थ क्या बताती है कि कितना नेटवर्क के कम्युनिकेशन लिंक पे आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बार में, ये आपकी बैंडविड्थ बताती है। ठीक है, फिर आपका मीन ओपिनियन स्कोर, ये भी आपका एक पैरामीटर है। तो ये सारी पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस से इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजर की जाती है, कि आपका मल्टीमीडिया में जो मीडिया आप भेज रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, उसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन हो रही है। क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, जब आपका डिले नहीं होगा, पैकेट सेंडर टू रिसीवर पहुंच जाएगा, सेम रूट से पहुंचेगा, डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यूनिट 2 का पूरा हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, सभी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।